A very good morning all of you and very welcome to my channel दृष्टि IAS PCS। इस वीडियो में हम बात करेंगे कांता जागीर की आंसर राइटिंग के बारे में। जो लोग कहते हैं कि हिंदी मीडियम से सिलेक्शन नहीं होता है, तो उनको मैं बताना चाहती हूँ कि देखिए हिंदी मीडियम से भी सिलेक्शन होता है और आप कितने अच्छे से आपको आंसर राइटिंग है। अगर आप इस तरीके से आंसर राइटिंग करते हैं तो आपका क्यों नहीं सिलेक्शन होगा। तो देखिए आप कहाँ पर गलती कर रहे हो और आपको कहाँ पर सुधार करने की आवश्यकता है। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। वायुदाब पेटियों के मौसमी स्थानांतरण से आप क्या समझते हैं? विश्व भर में विभिन्न जलवायु प्रदेशों के निर्माण पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है और उसके सामाजिक आर्थिक महत्व के बारे में आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले अगर आप आंसर राइटिंग करते हैं तो आपको एक स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ता है, IBC स्ट्रक्चर। ये IBC स्ट्रक्चर क्या है? इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। तो देखिए सबसे पहले इन्होंने इंट्रोडक्शन लिखा। इंट्रोडक्शन में जो पूछा गया, क्या पूछा गया? वायु पेटियों के बारे में। तो उन्होंने सबसे पहले इंट्रोडक्शन में वायु पेटियों के बारे में यहाँ पर बताया कि वायु पेटियां क्या होती हैं और ये कैसे काम करती हैं। ठीक है, फिर अब बात करते हैं बॉडी के। अब हमें पता है कि बॉडी को कैसे दिखाना है। बॉडी को दिखाने के लिए आपको क्या करना हो, कुछ डायग्राम शो करने पड़ेंगे या फिर कुछ आप इस तरीके से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन से अलग लें, तब पता चलेगा कि हाँ ये बॉडी है आपकी और ये रनिंग स्ट्रक्चर नहीं है। तो जैसे कि इन्होंने बॉडी स्टार्ट की तो प्रभाव बताया पहले कि इसका प्रभाव क्या होता है। ठीक है, पॉइंट वाइज उन्होंने प्रभाव बताए। शीतकाल में सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में ज्यादा उष्मा देता है, जिससे उत्तरी गोलार्ध में कम वायुदाब क्षेत्र आता है, जिससे शीतलहर चलती है। भूमध्य सागरीय प्रदेश में शीतकाल में पछुआ पवनों के कारण वर्षा प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इस कारण जिससे उत्तरी गोलार्ध में कम वायुदाब प्राप्त होता है, जिससे अधिकतर भागों में वर्षा प्राप्त होती है। तो इस तरीके से ये उन्होंने इसकी बॉडी बताई। अब यहाँ पर बॉडी के साथ साथ उनको ये बताना है कि डायग्राम प्रेजेंटेशन के हिसाब से उन्होंने सामाजिक और आर्थिक महत्व पूछा है। क्या पूछा है? सामाजिक आर्थिक महत्व पूछा है ना। तो वायुदाब पेटियों के स्थानांतरण में वर्षा, ये बिल्कुल बहुत अच्छा सा यहाँ पर एक डायग्राम बनाया। यहाँ पर ये बताया जीडीपी में वृद्धि, किस तरीके से इसको एक ज्योग्राफी के क्वेश्चन को यहाँ पर इकोनॉमी से टच कर दिया। अतः भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका दक्षिणी पश्चिमी मानसून निर्भर करता है। तो ये बहुत अच्छा है, आप देख सकते हैं। आपको याद रखना है कि आप सिर्फ एक सब्जेक्ट की तैयारी नहीं कर रहे हैं, सारे सब्जेक्ट इसलिए दिए जाते हैं ताकि आप उनको इंटरलिंक करके सारे सोशल इफेक्ट, अगर सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट है तो आपको वहां पर इकोनॉमी से भी रिलेटेड सारी चीजें यहाँ पर कोट करनी होती है। ठीक है, तो अच्छी वर्षा होने पर उत्पाद ज्यादा होगा। से देखो इन्होंने क्या किया, सीधे सीधे लिखा नहीं अच्छी वर्षा होने से उत्पाद ज्यादा होता है, अतः ऐसा कुछ नहीं लिखा। अच्छी वर्षा होगी, एरो बनाया। औद्योगिक विकास ज्यादा होगा, एरो बनाया। ज्यादा आय होगी, एरो बनाया। इसका मतलब ये है कि एरो वाइज लिखा, बहुत अच्छा है। टाइम की बचत है, सब कुछ बोल दिया कि ये करना है। कम में ज्यादा को, मतलब गागर में सागर भरने वाली जो बात होती है, यहाँ पर उन्होंने डालने की कोशिश की। इसीलिए फिर कंक्लूजन दिया, एल नीनो ला नीनो का भारतीय जलवायु पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। बहुत अच्छी कोशिश है। अब नेक्स्ट देखते हैं। सारगैसो सागर के निर्माण के कारणों की व्याख्या कीजिए, साथ ही उन कारणों का भी परीक्षण कीजिए जिसके कारण यह उच्चतम सागरीय लवणता के क्षेत्र में एक है। तो सारगैसो सागर अटलांटिक महासागर के क्षेत्र में स्थित है। सारगैसो जल क्षेत्र शांत रहता है और ज्यादा। तो फिर ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने सारगैसो जो महासागरीय धारा है, यहाँ पर उसको बतलाने की कोशिश की। ठीक है, आप बहुत प्रॉपर तरीके से अगर आप वर्ल्ड मैप नहीं बना पाते हैं, अब अमेरिका और उस एरिया को नहीं दिखा पाते, तो इस तरीके से ये दिखा दीजिए और साथ में छोटा सा बॉक्स में दिखा के ये जो जितनी भी जलधारा है ये दिखाना बहुत जरूरी है। तो ये दिखाने के बाद आप इसके बारे में लिखिए। फिर इसमें उन्होंने ज्यादा इसको इलाबरेट नहीं किया है, पर ठीक है। नेक्स्ट है नदी डेल्टा क्यों महत्वपूर्ण होते हैं? नदी डेल्टाओं के समक्ष विद्यमान खतरों एवं इनके खतरों से निपटने की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए। तो यहाँ पर नदी डेल्टाओं के बारे में लिखा है। तो नदी डेल्टाओं नदियों के निक्षेपण की क्रिया के फलस्वरूप बनने वाली स्थिति है, जिससे नदी अपना अवसाद समुद्र में मिलने से पहले छोड़ देती है। यह अनेक प्रकार के होते हैं, जलोढ़, पंख डेल्टा। फिर उसके बाद नदी डेल्टा परिस्थिति हेतु महत्वपूर्ण होते हैं। पॉइंट वाइज आपने यहाँ पर लिख दिया। महत्वपूर्ण वन संसाधन पाए जाते हैं। ठीक है, सुंदर वन इस तरीके से। फिर स्थल जल में मिलन का स्थान होते हैं।
इसके बाद यहाँ पर पाए जाने वाले पादपों का औषधीय महत्व होता है। कार्बन प्रक्षेपण, इसके बाद थोड़ा सा इन्होंने इंग्लिश में भी यहाँ पर लिख दिया। अगर कार्बन प्रक्षेपण वो एग्जामिनर या फिर जो आंसर राइटिंग आपकी, जो आंसर कॉपी आपकी चेक कर रहा है वो नहीं समझ पा रहा है, अगर कोई इंग्लिश मीडियम वाला आपकी कॉपी चेक कर रहा है तो भी यहाँ पर देखिए एक थोड़ा सा अच्छा इफेक्ट पड़ सकता है। उसके बाद सामाजिक सांस्कृतिक और उसका सौहार्द है, नदी डेल्टाओं के समक्ष विद्यमान जो खतरे हैं, तो खतरे भी यहाँ पर बता दिए इस तरीके से। अब ये बहुत अच्छा मेथड है शॉर्ट में बहुत कुछ बातें लिखने का, तो आप इस तरीके से डायग्राम बनाकर सारी चीजों को लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ पर समाधान लिख दीजिए। ठीक है, नदी डेल्टा के समीप CRZ नियमों को कठोरतापूर्वक लागू किया जाना, अवैध रेत खनन को बंद कराए जाने, ये सब चीजें यहाँ पर इसको कोट कर दीजिए। ठीक है, तो नदी डेल्टाओं के समीप खनन परियोजना एवं औद्योगिक विकास इकाइयों का काम किया गया है। औद्योगिक इकाइयों जो नदी डेल्टाओं के प्रदूषण पदार्थ डालती हैं उनको दंडित किया जाए। इस प्रकार नदी डेल्टा अमूल्य प्राकृतिक धरोहर है, अतः समय से पहले रहते इनका संरक्षण किया जाना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा है, एक आंसर राइटिंग है, आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। इनसे क्या सीखना है, पहले तो आपको शॉर्ट में लिखना सीखना है कि कैसे आप एरो बनाकर, जो मेथड है वो ठीक है। अगर आप शॉर्ट में आपके पास टाइम नहीं है और आपको बहुत सारा, क्योंकि देखिए बहुत कम में आपको बहुत सारा पेपर सॉल्व करना होता है, तो देखिए ये एरो मेथड ठीक है, आप इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये मेथड भी काफ़ी ठीक है, इस मेथड से भी आप बहुत सारी चीजें, बहुत अपना टाइम बचा सकते हैं। और मेरे ख्याल से अगर आप इस तरीके से आप हर क्वेश्चन में अपना टाइम बचा सकेंगे तो आप एक क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट कर पाएंगे, जहां आप इतना सारा लिखने के चक्कर में एक क्वेश्चन कम अटेम्प्ट कर पाते थे। तो आपको पता है कि एक एक मार्क्स कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, और एक मार्क्स से रैंक ऊपर और रैंक नीचे आ जाती है, और एक मार्क्स से ही आपका सिलेक्शन और रिजेक्शन हो जाता है। तो इसीलिए सबसे ज्यादा मैं आंसर राइटिंग में, जितनी भी मैं आंसर राइटिंग डालती हूँ, आपको ये सीखने की यहाँ पर आवश्यकता हो जाती है कि कैसे हमें कम टाइम में ज्यादा गेन करना है और कैसे हमें कम टाइम में ज्यादा अच्छे से प्रेजेंट करना है। तो ये टॉपर्स की कॉपी से हम ये सीख सकते हैं। नेक्स्ट हम इसमें देख लेते हैं, घटित होने वाले क्षेत्र के आधार पर विभिन्न प्रकार के भूकंपों का विवरण दीजिए और विश्व भूकंप प्रवण क्षेत्रों की पहचान कीजिए। साथ ही प्रायद्वीपीय भारत जैसे भूवैज्ञानिक रूप में निष्क्रिय स्तर, ये भूकंप की घटनाओं की व्याख्या करनी है, कारणों की व्याख्या करनी है। तो सबसे पहले हम आई मेथड पे आते हैं। तो आई में क्या है, इंट्रोडक्शन लिखा, भूकंप से तात्पर्य। ठीक है, फिर हम आते भूकंप के प्रकार, ये आ गया हम बॉडी में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने विवर्तनीय भूकंप, आप इस तरीके से लिख सकते हैं, भूकंप के प्रकार में इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे लिखिए। पर पॉइंट वाइज लिखने में आपको ये हो जाता है कि थोड़ा सा आपका टाइम बच जाएगा, बहुत सारा नहीं लिखना पड़ेगा। ऐसे में आपने विवर्तनीय लिखा और फिर उसके बाद प्लेटों की संरचना और ये, फिर उसके बाद विघटन, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। भारत में भूकंप के सुविध देशों में एक है। यहाँ भूकंप के आधार पर भारत को 4 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। जोन 1 देखिए ऐसे ही लिखा है, ठीक है। उसके बाद जोन 4, जोन 3 और जोन 2, और उसके बाद यहाँ पर एक डायग्राम बनाकर आप यहाँ पर जोन को बता दीजिए कि कौन सा जोन किस में आता है। ठीक है, थोड़ा सा आप इंटरनेशनली भी यहाँ पर कोट कीजिए। प्रायद्वीपीय भारत में भूकंप, इसको भी बताना है। तो प्रायद्वीपीय भारत में भूकंप की दृष्टि से सुरक्षित स्थान माना जाता है, परंतु 1967 में कोयना भूकंप के पश्चात यह अवधारणा गलत हो गई थी। तो कोयना बांध बनाने के कारण भी ये चर्चा में रहा था, कारण है, ठीक है, उसका खनन परियोजना, नदी घाटी परियोजना। इस प्रकार भारत का कोई भी अंग पूर्णतः भूकंप मुक्त नहीं है, अतः आवश्यकता है भूकंप के संबंध में पूर्व चेतावनी प्रणाली को विकसित किया जाए। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने एक कंप्लीट आंसर दे दिया। हाँ, यहाँ पर अगर आप इस चीज का भी थोड़ा सा, अगर कोई करंट में कहीं पर भूकंप आया है या फिर भूकंप जैसी घटनाएं हुई हैं, तो उसको भी आप कोट कर सकते हैं और वहां पर भी थोड़े बहुत बता सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने हर आंसर में वही मेथड अपनाई है, IBM मेथड।
जहाँ पर लिखने की ज़रूरत है वहाँ पर लिखना भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि आप सबको स्किप कर दें। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड। इन वीडियो के माध्यम से, आंसर राइटिंग के माध्यम से मैं आपसे बस इतना बताना चाहती हूँ कि देखिए कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप चाहें तो उसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बशर्ते आपकी थोड़ी सी स्ट्रेटेजी सही होनी चाहिए। देखिए हिंदी मीडियम वाले ऐसा नहीं है कि वो मेहनत नहीं करते हैं, हिंदी मीडियम वाले बहुत मेहनत करते हैं, पर कहीं ना कहीं अगर जो स्ट्रेटेजी में कमी है तो आप इस स्ट्रेटेजी से, जिसकी भी आपकी आंसर राइटिंग अच्छी लगती हो, जो भी चीज़ आपको वहाँ पर अच्छी दिखती हो, आप वो स्ट्रेटेजी अपनाकर अपनी आंसर राइटिंग में सुधार कीजिए और जल्दी से सिलेक्शन लीजिए। सो till then thank you, thanks for watching and best of luck for your examination. Thank you.